अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है पाकिस्तान के दो इंपॉर्टेंट अहम रहनुमा का, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है कि इनका मुस्तकबिल क्या है। और होता कुछ यूँ है कि जब क्योंकि लीडर वही होता है कि जो थोड़ा सा मुस्तकबिल को देख सके, जो सियासत वही करता है कि जो आने वाले कल को देख सके। और उसमें हमने देखा कि अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नाअहल होने वाले थे, या ये कहा जाए कि सलाखों के पीछे जाने वाले थे, तो उन्होंने जल्दी जल्दी जो है इफ्तिताह करना शुरू कर दिए थे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जहाँ जहाँ वो जा सकते थे। इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब, उनको भी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जलसे जो है बहुत ज़्यादा शुरू हो गए हैं, और पिछले खासतौर पर 2 वीक्स जो हैं वो जलसे रहे, और कुछ बयानात भी कुछ इस तरह के आ रहे हैं कि वो इन बयानात को भी जवाज़ बना सकते हैं कि जनाब देखो इस वजह से भी जो है मुझे अंदर किया जा रहा है। लेकिन अगर आप जो है को ये महसूस हो रहा है कि जनाब आप अंदर जा रहे हैं, तो फिर आपको पहले ये क्यों नहीं महसूस होता जब कुछ ऐसा कुछ हो रहा होता है, जो इल्ज़ामात आप पे लग रहे हैं कि ये कभी पकड़े जाएंगे। मैं गेस्ट का तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है सरदार नज़ाकत अली साहब, आप मेंबर हैं मीडिया सेल बिलावल हाउस के, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं जनाब जमाल सिद्दीकी साहब, आप MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, आपको वेलकम कहते हैं। और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। सर आपको वेलकम कहते हैं। जनरल साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आवाज़। जनरल साहब ये फरमाएं कि आज शहबाज शरीफ साहब ने जो मुतालबा किया है जनूबी पंजाब सूबे का कि भाई ये PTI ने वादा किया था तो अब ये बनना चाहिए, बल्कि बहावलपुर सूबा भी बनना चाहिए, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि या तो PTI को मुश्किल में डाला जा रहा है, या ये सोचा जा रहा है कि जनाब क्योंकि हम हर जगह अपोजिशन के अंदर हैं, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है आगे जाकर तो कम से कम लाहौर जो है वो हमारे पास आ सकता है, जो मरकजी पंजाब है, सेंट्रल पंजाब है, वो हमें जो मिल सकता है अगर सूबों की जानिब बात बढ़ेगा। अभी इस वक्त इस कशमकश के अंदर आप क्या समझते हैं ये सूबों की बात कहाँ से आ गई, जब ये करप्शन और ये पकड़ धकड़ का सिलसिला चल रहा है? जी, उसमें देखें बात यह है कि सूबे की जहां तक बात है ना, ये पहले हमारे आपको याद होगा कि पंजाब असेंबली के अंदर ये इसके ऊपर हमने बात की थी और करारदाद मंजूर हुई थी बाकायदा, और उसके और साथ ये कहा गया था कि बावलपुर की स्टेट की बात है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तो ये कमिटमेंट थी। और लेकिन अभी आप ये देखें कि और फिर तहरीके इंसाफ ने तो बड़ी बोल्डली ये कहा कि ये तो फौरी तौर पे पहला काम ही ये करेंगे, नॉट रियलाइजिंग के सूबे बनाने का जो मसला है वो एक बहुत प्रोसेस है जिसके अंदर आइन के अंदर तरमीम चाहिए, और उसमें सारी लोगों को ऑन बोर्ड करना बड़ा जरूरी है। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ने तो उस स्पिरिट में ये कहा कि आपने तो बहुत से, इन्होंने तो देखें बहुत से वादे किए हुए थे, मसलन जुडिशल रिफॉर्म्स होंगी, सिविल सर्विस की रिफॉर्म्स होंगी, आप ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं इनको हम मिनिस्ट्रियों के नीचे से निकाल लेंगे, मसलन ये कि जो लोकल गवर्नमेंट्स का हम नया कॉन्सेप्ट देंगे उसके ऊपर वो चलना शुरू होगा, तो ये सारी कराची को हम बिल्कुल रिफॉर्म कर देंगे। और ये जो सदर्न पंजाब वाला मसला था एक बड़ी मेजर कमिटमेंट थी कि हम ये करेंगे। तो मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत का तो ये है कि, लेकिन साथ ही मैं एक अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो बात करना चाहता हूँ कि अगर हम दयानतदारी के साथ मुल्क के मसाइल को हल करना चाहते हैं ना, तो हमें एक कमीशन बना देना चाहिए जो पूरे मुल्क का जायजा ले और ये देखे कि सूबा अगर बनना है तो कहाँ कहाँ बनने चाहिए, और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस क्या है, उसकी साइको सोशल साइड की क्या है, समाजी साइड को कैसे देखना है, और कम्युनिकेशन नेटवर्क का क्या होता है। सूबे बनते रहते हैं, इंडिया में बने हैं, अफगानिस्तान में बने। ठीक कह रहे हैं, सूबे जो है बनने भी चाहिए। 10 करोड़ का सूबा है पंजाब, 11 करोड़ का, मतलब कितने मुल्क जो है इससे छोटे हैं, मुश्किलात हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे तो पाकिस्तान में बहुत से सूबे होने चाहिए। लेकिन मैं टाइमिंग की बात पूछ रहा था कि इस वक्त जो बात करना, मैं आपकी तरफ जनरल साहब अभी आऊँगा वापस। आपने जिस तरह बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि जनाब इनके बहुत से वादे थे वो पूरे नहीं किए, इसी तरह से कुछ जो है आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कि मुख्तलिफ दिनों जलसे कर रहे थे, उन्होंने मुख्तलिफ मौकों पर जो है वो तहरीक इंसाफ को किस तरह से जो है वो ललकारा। जिसकी नौकरी 3 साल की हो उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है? ये हक सिर्फ पार्लियामेंट को है, ये और किसी को हक नहीं है। अब इनको अगर अकल नहीं, समझ नहीं, तो क्यों इनको ले आए आप? किस लिए ले आए? इससे तो बेहतर था आप इलेक्शन होने देते। जो भी पार्टियां आती वो आपस में लड़ झगड़ के एक
गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कंसेंसस बना लेती और वही हल था। मैंने कुछ पहले भी लोगों को कहा था जब नवाज शरीफ साहब को लाया जा रहा था कि खुदा का खौफ करो मत करो। पहले उनको लेके आए, फिर उनसे लड़ पड़े, फिर उनसे चलाई नहीं गई, अब हाय हुसैन है। तो ये रोज रोज मजाक पाकिस्तान के साथ करना आप छोड़ दें, काफी मजाक हो चुका है। ये मुल्क 3 साल आगे जाते हैं, आप एक लकड़ी उठाते हैं तो फिर 15 साल पीछे हो जाते हैं। आप समझते क्यों नहीं है? सस्टेन्ड 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 एवोल्यूशन 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 में प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस है। अगर आपके अपने बिजनेसमैन खुश नहीं हैं तो आप समझते हो कि फॉरेन बिजनेसमैन आके यहाँ पे पैसा लगाएगा? कोई जरूरत नहीं है। आप दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जीतने की का चांस, मैं आपको पाकिस्तान के अंदर से इंडस्ट्रीज लगा के देता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है बाहर के पैसे की। जी सरदार साहब, मसद आसिफ अली जरदारी साहब को मसद मुकम्मल आइडिया है कि जो कुछ GIT की रिपोर्ट जो है वो किसी न किसी तरह सामने आ गई है और उसमें हद होती है, मतलब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो जितनी बड़ी तादाद में लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया है और जो करप्शन की वो गज़ब खानी जो है वो उसके अंदर सामने आई है, तो मसद अगर पाकिस्तान में इंसाफ होगा और कहीं से भी शुरू हो चाहे तो ये तो एक अच्छी बात है। देखें, जो आप GIT की बात कर रहे हैं ना, कि सुप्रीम कोर्ट की क्लियर डायरेक्शन थी GIT को कि कोई भी चीज़ GIT की पब्लिक ना हो। तो आप सामने देखें कि किस तरह आज 3-4 दिन से कंटिन्यूसली पाकिस्तान के मीडिया पे वायरल हो रही हैं सारी चीज़ें। और आज मेरे पास कुछ लिस्ट भी आई है 200-250 लोगों की कि जो GIT ने जिनको आगे जाके जिनको मेंशन किया कि इन लोगों को आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और इसके बाद आप रिजवान बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह पाकिस्तान के इदारों पर एतबार करे कि पाकिस्तान के इदारे बाइस नहीं है। आगे ये एक अलग मौजू है, लेकिन जो चीजें आगे आ रहा हूं आपके सवाल की जगह पहला हिस्सा तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कभी नहीं करी कि आप इन्वेस्टिगेशन ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि क्लियर अपनी लीडरशिप को कहा, कारकुनों को, कि जिसके ऊपर एलिगेशन है वो पाकिस्तान के इदारों के सामने, पाकिस्तान की अदालतों के सामने अपने आप को सरेंडर करे और बिल्कुल क्लियर होके आए तो फिर पॉलिटिक्स करे। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अगर आप अदी फरियाल के ऊपर अगर आप GIT बना लेते हैं तो 60 बिलियन की जो अलीमा खान की जो अमाउंट है, अलीमा खान के वालिद तो वो एक मुलाजिम पेशा आदमी थे, फरदुल्लाह बाबर साहब जो हैं वो उस पर भी उन्होंने जो है आज बात की है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर क्या ही अच्छा हो कि एक GIT उनके ऊपर भी बन जाती। आप 10 से 15 PTI के लोग हैं जिनके ऊपर नैब की इंक्वायरी चल रही है और रेफरेंस भी बहुत सारे, लेकिन उनसे कोई नहीं पूछता। नजर मोहम्मद गूंदल की 42 अरब रुपए की करप्शन है। लेकिन अगर आप पिक एंड चूज की पॉलिसी इख्तियार करके पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को अगर विक्टिमाइज करेंगे तो इसको तो नहीं आप मानेंगे। और जिसने भी करप्शन किया, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी हो, उसको सामने लाना चाहिए। लेकिन जो केसेस पहले चल रहे हैं वो पहले आएंगे, जो केसेस बाद में चल रहे हैं वो बाद में आएंगे। पहले चल रहे हैं तो नजर मोहम्मद गूंदल का भाई जो जफर गूंदल है उसके ऊपर तो पहले चल रहे हैं, ये अलीम खान के ऊपर तो पहले चल रहे हैं, ये जो जंगीर तरीन साहब हैं इनके ऊपर तो पहले चल रहे हैं। अहमद डोगर तो बिजली चोर मुल्तान के कोर्ट ने क्लियर किया है कि वो बिजली चोरी में मुलव्विस है। तो ये इनके कोर्ट इनके कब चलेंगे? आपकी तरफ में बढ़ाएं कि इदारे खुद मुख्तार हैं और जैसे आप कहते हैं कि हमने वैसे ही अपना एक चपरासी भी हमने जो है वो नैब में नहीं रखा, तो अगर इदारे खुद मुख्तार हैं और सब जो है वो अपनी जगह काम कर रहे हैं तो ठीक है, उनको करने दें। लेकिन जब जो ये है कि हुकूमत की जानिब से, हुकूमती वज़रा की जानिब से ये रवैया अख्तियार किया जाता है और पहले से बताया जाता है जनाब ये जेल में जा रहा है, वो जेल में जा रहा है और इसने ये किया है, तो उससे क्या होता है कि उसमें फिर ये बायसनेस वाली बात आ जाती है कि जनाब ये तो जो है ये तो इदारे खुद मुख्तार नहीं है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान देखें, जो अभी आपने जरदारी साहब का क्लिप दिखाया, ये क्लिप आज से पहले भी एक दफ़ा पेशावर में इस्तेमाल किया जा चुका है ये डायलॉग, और उस वक्त भी ये इदारों को ललकारा गया था, ईंट से ईंट बजाने की बात की गई थी। उसके बाद खुद उनकी ईंट से ईंट बजी, 3 साल तक मुल्क से बाहर रहे, पाकिस्तान की शक्ल तक नहीं देखी वो। तो ये बात हमेशा उस वक्त होती है पीपल्स पार्टी की तरफ से
जब उन्हें ये खौफ नजर आ रहा होता है कि अब हमारे जाने का वक्त करीब आ गया। इससे पहले क्यों नहीं की? सवाल ये कि इससे पहले क्यों नहीं किया आपने? आज वो खुल्लम खुल्ला इदारों को कह रहे हैं, अगर हिम्मत है तो इदारों का नाम लें कि किन इदारों ने ये गवर्नमेंट बनाई, कौन इदारे मुलविस होते हैं गवर्नमेंट बनाने में, और क्यों आप ये ख्वाहिश करें कि हमें क्यों नहीं मौका दिया? आपको 3 मौके मिल चुके हैं, आपने कौन सा पाकिस्तान के लिए कोई 4 चांद लगा दिए पाकिस्तान की तरक्की में? ये आवाज सिर्फ इसलिए है, आप ये देखें कि जो मुतवातिर सक्कर, हैदराबाद, टंडोलिया, जो सिंध में जलसे हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? वो जलसे बेसिकली जरदारी साहब के फेयरवेल जलसे हैं, उन्हें पूरा यकीन है, अच्छा, उन्हें पूरा यकीन है कि मेरी रवानगी का वक्त करीब है। और आप ये देखेंगे वो पूरे मुल्क में नहीं कर रहे हैं, पूरे मुल्क में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरे मुल्क पाकिस्तान के तमाम पार्टी के लीडर्स बुला लिए गए हैं, अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा तो पूरे मुल्क में क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि पूरे मुल्क से कोई रिस्पांस आना नहीं है। उन्होंने जल्द से हो गए ना, अगले मरहले पे आ जाए, वो एहतजाज का मरहला है, वो एहतजाज का सामना कर रहे हैं, वो सिंध के लोगों को उकसाने के लिए जा रहे हैं कि मैं आया हूँ आपका सबसे बड़ा खैर ख्वाह। अगर आप सबसे बड़े सिंध के खैर ख्वाह होते तो आज सिंध का ये हाल नहीं होता। आज एक डिस्ट्रिक्ट में, सिंध के एक डिस्ट्रिक्ट में 90 अरब रुपए लगता है, कहीं नजर आता है? सिंध का आप सबसे बड़ा पाकिस्तान का सोना ले लें, जहां से पाकिस्तान की जमीन सोना उगलती है, वो है थर। वहां आप सिर्फ सड़कें बना देते हैं, वहां के रहने वालों का कोई हक नहीं है, वहां गरीबों का हक नहीं है कि उनको सेहत की सहूलियात मिले, उनको अस्पताल मिले। हर साल थर के अंदर कैद पड़ता है, हर साल थर के अंदर मुझे बीमारियां आती हैं। आज तक कभी एक दफा वजारत सेहत ने कोई प्लान किया कि अगले साल इन मुझे बीमारियों का सामना किस तरह करेंगे? हजारों मासूम बच्चे मरते हैं, क्यों? क्योंकि वो गरीब के बच्चे हैं, इसलिए उनकी परवाह नहीं होती। अगर अमीर के बच्चे होते तो यकीनन इस मुल्क के बाहर किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करा रहे होते। जब पीपल्स पार्टी की डिलीवरेंस ये है, उसके बाद ये एक मायूस और खौफजदा लीडर का बयान था जो टीवी पे भी आपने सुनाया। जी, मैं अब कुछ और बयान भी वो भी सुना दूंगा आपको। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ में आता हूँ, जरा ये फरमाएं कि कुछ सूरत हाल जो है वो पहले तो एक तरफ बात की जाती थी खाली से, और टारगेट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जा रही है। अब जो है वो इधर जरा सिंध की तरफ रुख हुआ है, और यहाँ की जो करप्शन की कहानियां हैं वो सामने आ रही हैं, और इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कई नाम जो है सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा नाम तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब का है। तो कुछ आप समझते हैं कि ये अपोजिशन जो किसी ना किसी तरह निगोशिएशन शायद करना चाह रही थी, जो मिलकर जिस तरह से टफ टाइम दे सकते थे पीटीआई को, वो नहीं दे सके। अब जो है आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब जो है वो एक जगह बैठकर जो है, वैसे तो अब अंदर भेजने की और वहां बैठने की तैयारियां हो रही है, लेकिन बाकी पार्टी जो है वो बैठकर जो है वो कुछ मिलकर एक मुश्तरका लाएमल बना सकते हैं। देखिए, मसला ये नहीं है कि पार्टियां जो हैं वो टफ टाइम दे सकी हैं या नहीं दे सकी हैं। मसला ये है कि हम सब ये चाहते हैं, और मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में हर तबका फिक्र का बंदा ये कहेगा कि जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं किसी तरह की भी, वो अक्रॉस दी बोर्ड सारों को एक कानून के तहत कोई भी उससे मुबर्रा नहीं होना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कोई बंदा किसी भी करप्ट बंदे, जनरल साहब 2013 की इलेक्शन कैंपेन में शहबाज शरीफ साहब कहते थे मैं जरदारी साहब का पेट फाड़ दूंगा। 2018 तक 5 साल आपकी हुकूमत थी, आपने पेट फाड़ के दौलत निकाले, जिसके लिए दावा करते थे शहबाज शरीफ साहब। मेरी बात देखिए, इनकी बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। जी जनरल साहब, बात सर कहने की तो बहुत अच्छा ही है, मैं आपकी तरफ आऊंगा। कहने की तो बहुत अच्छा है कि हम ये चाहते हैं कि मुश्तरका लाए वालों की तरक्की करें, पकड़े आपकी तरफ आता हूं। अपने 5 साल में आपने पकड़ा। देखिए, ये एंकर के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जब मेरे से सुन लेना सर, बर्दाश्त हुई ना, गलत बात थी। नहीं प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा। मैं इस तरह जी होना तो फिर ठीक नहीं होता ना बात। आप फरमाइए कईम साहब, आप फरमाइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि करप्शन के खिलाफ पूरा पाकिस्तान है। जरूर जो लोग जिनके खिलाफ सबूत मिलते हैं उनको जरूर अदालतों के कटहरे में जाके तो हाजिर होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा या नहीं कहा, मुझे उससे गरज नहीं है। मैं एक बात कर रहा हूँ और मैं इसी के ऊपर असूलन बात कर रहा हूँ, और ये ठीक बात है। नंबर 2 बात यह है कि लेकिन ये इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होता नजर आना चाहिए। अगर आप पिक एंड चूज करेंगे कि जो लोग आपके रास्ते के रोड़े हैं पॉलिटिकली, आप उनके ऊपर होमान करेंगे और उसके ऊपर बगलें भी बजाएंगे कि हम 50-52 बंदे और पकड़ने वाले हैं, हम सबको अंदर करेंगे, आपके मिनिस्टरों के साथ फोटोज आते हैं,
डीजी नैब मिल रहा है प्राइम मिनिस्टर को, वो आ रहा है, तो इससे फिर एक गलत तासर जाता है। ये तासर नहीं जाना चाहिए। आज नून वाले ये जो तहरीक इंसाफ हुकूमत में है, कल मुस्लिम लीग नून की थी, अगले दफा किसी और की शायद हो, तो ये तो आना जाना है। तो इसलिए अगर हमें मुल्क से वफादारी है तो हमें ये अदल के निज़ाम को बेहतर करना है और इनको अकाउंटेबिलिटी को मुअस्सर करना है, और ये नहीं कि आपके जो हरीफ हैं उनको तो आप निशाने पे रखें और अपने जो हलीफ हैं उनकी सारी उनको कहें रेगुलराइज इधर कर दो उधर कर दो। आज अगर सबसे ज्यादा इल्जामात हैं तो उन लोगों पे हैं, उनकी तादाद सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ के अंदर है, कोई 1.5 दर्जन ऐसे लोग हैं। बाकी तो जो आप बाकी पार्टियों के ऊपर देख लें, जिसके ऊपर भी करप्शन का इल्जाम है वो आंसरेबल है और उसको आंसर देना होगा। आप देखिए कि हमारी पार्टी में नवाज शरीफ इज द फाउंडर फादर अपनी पार्टी का सब कुछ, लेकिन द मोमेंट फैसला आया कि आप प्राइम मिनिस्टरशिप से हटे, वो फौरी तौर पे हटे। 100 से ज्यादा पेशकियां और चॉइस ही नहीं थी उनके पास हटने के अलावा। अखलाकी तौर पे बहुत पहले जाना चाहिए था जब पनामा में नाम आया था। तो ये तौर पे तो इसलिए आई थिंक ये इंसाफ की जो बात है वो सब ऊपर लागू होनी चाहिए। ये फिर देर पा नहीं होगी। तो मैं तो ये जनरलाइज्ड बात ये कर रहा हूँ, और इसके ऊपर हमें एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। हम ये चाहते हैं ये हुकूमत आई है, इसको मौका मिलना चाहिए ताकि इसकी वर्थ का अवाम को पता चले कि इनके अंदर कितना कैपेसिटी और कितना पोटेंशियल है। फिर जो इनका विजन है, जो इनका मैनिफेस्टो है, उस पे ये अमल करके दिखाएं। हम किसी उजलत में नहीं है, और हमने तो दोनों पार्टियों की, बड़ी पार्टियों की लीडरशिप ने कहा कि हम इनके साथ तामन के लिए तैयार हैं। असेंबली के फ्लोर पे, लेजिस्लेशन में आप आगे आए, एक कदम बढ़ाएं, 2 कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। अभी टाइम एक ब्रेक का हो गया, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 25 साल 30 साल में खास तौर पे मुल्क बहुत पीछे चला गया। इसी दरमियान के अंदर जो हमारे से कमज़ोर मुल्क थे वो बहुत आगे चले गए। एहतसाब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जनाब एहतसाब होना चाहिए कि मुल्क का पैसा, अवाम का पैसा, इवन कर्ज का पैसा, वो सूद जो हम देते रहे, वो पैसा जो आता रहा वो कहाँ गया आखिर, वो क्यों जो है इस मुल्क पे नहीं लगा, इस मुल्क की गरीब अवाम पे नहीं लगा। और लेकिन उसके साथ साथ जो है ये भी ज़रूरी है कि इदारे खुद मुख्तार हो, इंसाफ की बुनियाद पर जो है ये एहतसाब हो रहा हो, किसी को सिंगल आउट करके ना हो रहा हो, और उसके बाद जो है गवर्नमेंट जो है वो बनिस्बत इसके कि वो ये बयान दे और ऐसा लगे कि वो इन इदारों की जो है पार्टी है वो अपने काम पे तवज्जो दे और अपने उसके काम और उसका प्रोग्रेस जो है वो बोले। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान का। जी वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, और बात जो है वो हो रही है करप्शन की गज़ब कहानी की, और उसमें ख़ास तौर पे इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब की बात हो रही है। और आपको टारगेट अभी जमाल सिद्दीकी साहब जो है वो नून लीग की जानिब से भी किया गया और जरदारी साहब की जानिब से भी जो है वो भरपूर अंदाज में किया जा रहा है। कुछ आपने क्लिप्स सुने थे, मैं थोड़े से कुछ और इरशादात जो है वो सुनाना चाहता हूँ आपको जरदारी साहब के। जी हम सुनते हैं। दिन में पहले तो मुशर्रफ की छुट्टी की स्वाद पे कब्जा था, हमने आजाद किया और काम करना आए तो ये कोई काम करे। 10 लाख घर देने वाले 5 लाख आदमियों का रोजगार खत्म कर जाते हैं। गरीब के हक पे जब कोई डाका डालता है उस पे मुझे गुस्सा आता है। मेरे हक पे डाके डालने वाले इनकी हिम्मत ही नहीं। दुनिया में बहुत इस तरह के लोग आए हैं जो कि लाए गए हैं, और जब लाए गए हैं तो वो समझते थे कि शायद वो हर काम अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आपकी जरूरतें, आपकी परेशानियां अवामी पार्टी समझ सकती है, बनाई हुई कठपुतलियां नहीं समझ सकते। जी जमाल सिद्दीकी साहब, नज़ाकत साहब की तरफ मैं आता हूँ, जरा इनसे दोनों तरफ के मैं जवाब ले लूँ कि आप ही के बॉस हैं जरदारी साहब, उनका भी सवाल है, और उससे पहले जो है वो हम नून लीग की जानिब से सवाल किया जा रहा था। तो भाई कुछ काम करें, आप गरीबों का ख्याल करें, जो वादे किए वो पूरे करें। ये क्या एहतसाब की बात, आप जो इदारे खुद मुख्तार है उनको करने दें। भी इतना अच्छा लतीफ़ा आप सुनाया जरदारी साहब ने, मुझे जरा खुल के एंजॉय तो कर लेने दो यार। यानी जरदारी साहब को तकलीफ होती जब गरीब के हक पर डाका डाला जाता है। ये जोक ऑफ द सेंचुरी कि जिस मुल्क में आप दबे छुपे अल्फाजों में ऑन कर लें कि ये बेनामी अकाउंट आपके हैं, कि मेरे कुछ दोस्त ट्रांजेक्शन के लिए बैंक अकाउंट रखते हैं, तो खोल के रख लो ना। गरीबों के अकाउंट में क्यों पैसा डाल रहे हो? और फिर डालने के दावा करने के बाद फिर कहते हैं कि हाँ वो तो गरीब की कसूर है, उसको नहीं पता, हमने तो डाल दिए थे। मैं आपको मैं मुकम्मल कर लूँ, फिर आप मुकम्मल करने दें। रिजवान, अगर
ये दोनों हुकूमतें 3-3 बारियां लेने के बाद अगर इस मुल्क की आवाम के लिए कुछ भला कर चुकी होती तो शायद आज इमरान खान की नौबत इस मुल्क में जरूरत नहीं थी। अगर इन्होंने अपना हिस्से का डिलीवर, वो सियासी जमात नहीं है, वो 11 साल सियासी जमात की बात हो रही है। अगर पब्लिक ऑफिस होल्ड करने वाली जमातें अपने हिस्से का जवाब नहीं देगी तो कौन देगा? आप कहते हैं कि अलीमा खान ने कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड किया? अलीमा खान किसी पार्टी की रहनुमा है? अलीमा खान किसी सियासी जमात का हिस्सा है? वो एक हाउस वुमेन है। कोई भी पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, उससे सवाल किया जा सकता है कि आप जिस तरह रह रहे हैं, जो आपका तर्ज रिहाइश है, क्या वो आपकी इनकम के मुताबिक है या नहीं है? इसे पब्लिक होल्डर का मैं यही कह रहा हूँ कि जो उनको फाइन किया गया, आप बेनामी अकाउंट की बात कर रहे हैं, उसमें जहांगीर तरीन साहब का भी नाम आता है, उनको क्यों अगर फाइन किया जाए तो उसमें भी एतराज है। एक आम पाकिस्तानी को फाइन किया जाता है, डाकुओं को नैब के सामने पेश किया जाता है। अलीमा खान ने कोई डाका नहीं मारा है, हाउस वुमन है, अपने शौहर के साथ रहती है, शौहर के डिपेंडेंट है। जो जवाब नैब और एंटी करप्शन में, जीआरटी में वो लोग देंगे जिन्होंने इस मुल्क के खजाने की जिम्मेदारी उठाई है, वो हिसाब देंगे कि बाहर सरे महल कैसे बना था, पनामा में नाम आया तो हमें तो नहीं चलता पनामा में नाम, तो वो इस बात के हिसाब देने के पाबंद हैं कि मुल्क के खजाने के मुहाफिज थे वो। चलिए मैं एक जरा थोड़ा सा जीआईटी रिपोर्ट के हवाले से बात कर लें सरदार साहब आपसे कि 10 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल 7500 सफ़हात जो हैं इसमें शामिल, और समाज 24 दिसंबर को होगी। जरदारी साहब, फलियार तालपुर साहिबा, अंदर मजीद साहब, हुसैन लवाई, मलिक रियाज, इन सबसे सवाल जवाब होते रहे हैं। उसके अलावा जाली अकाउंट खुलवाने मावनत करने वाले बैंकर्स के नाम की फहरिस्त भी जनाब वो भी बन गई है। सुल्तानी गवाह भी तैयार हैं। उसके अलावा 400 से ज़ायद अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी सिफारिश उसमें की गई है। मुराद अली शाह साहब को बतौर वज़ीर ख़ज़ाना मुश्किलात का सामना आपको नज़र आ रहा है कि वो बीमार सनतों और वो सारी बात जो है उनको जो है नवाजने वाली, और 200 अरब से ज़ायद रकम जो की मुंतकली का जिक्र। इसके अलावा फरियाल तारपुर साहिबा के ड्राइवर अली गौहर के अकाउंट से 19 अरब रुपये ट्रांसफर, मतलब एक तवील जो है वो फहरिस्त सामने है। अब ये देखते हैं कि जनाब ये सामने आप इसको साबित कर पाएंगे रिजवान? इससे नहीं, इससे पहले भी माजी के अंदर इस तरह के ड्रामे होते रहे। अब मैं आसिफ जरदारी साहब के आखिरी जो केस था उनका BMW का केस था जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने बनाया था। हम ये नहीं कहते, हम कहते कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर ट्रायल हो, इन्वेस्टिगेशन हो, जो गुनहगार है उसको सजा भी मिलनी चाहिए और उसके पैसे भी रिकवर होने चाहिए। आप बताएं, आप जैसे खुद कह रहे हैं कि अगर 30 अकाउंट पेशावर से निकले तो मैं कह सकता हूं कि इमरान खान साहब या उसकी बहन के अकाउंट में सारे उसके अकाउंट थे, ये नहीं है। हम किसी की जातियात के ऊपर बात नहीं करते, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, जो अच्छा खास किसी के रेफरेंस से JIT कोई खुदा न ख्वास्ता कोई फरिश्तों ने नहीं लिख दिया। JIT जिन्होंने बनवाई है, जिन्होंने बनाई है और जिनके डायरेक्शन पे काम किया है, वो सारी चीजें इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ एक्सपोज हो जाएंगी। हम ये कहते हैं कि अगर JIT यहां बन सकती है तो उन लोगों की भी JIT बना दें जिनकी अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन है उनके अकाउंट में, जैसे अलीमा खान है, अलीम खान है, और इस तरह से मिलते जुलते बहुत सारे लोग हैं। हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि जी ठीक है आप पाकिस्तान के अंदर, और फिर JIT का पब्लिक होना, जो शर्जील मेमन के घर से 5 अरब रुपए कह रहे थे हमारे इदारे के निकले, उनको केस प्रॉपर्टी तो बना दें ताकि हमें कारकुनों को तो इत्मीनान हो कि करप्शन हो रही है। एक तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भाई जब अच्छा वो डॉक्टर आसिम देखें, डॉक्टर आसिम के जो 450-500 अरब रुपए थे वो कहां गए? ये सारी चीजें, ये पहले भी मीडिया ट्रायल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, रिजवान बात कंप्लीट करने थे, पहले भी हमें विक्टिमाइज किया गया, मीडिया ने ट्रायल किया, अब भी हमारा मीडिया ट्रायल के अलावा कुछ नहीं है। जो क्लिप्स हैं सारे वो पीपल्स पार्टी की जानिब से ही है। और मैं जमाल साहब आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग शीशों के घरों में रहते हैं वो जब दूसरी तरफ पत्थर फेंकेंगे तो आपकी तरफ भी पत्थर आएगा, और यही बात जो है फरतुल्लाह बाबर कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। इमरान खान साहब ने जो भी इंतखाबात लड़े थे में उनकी की हुई अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज मांगी है। कुछ इन्होंने अपने एसेट्स और लायबिलिटीज में जो प्रॉपर्टीज उनकी हैं, हम ये साबित करना चाहते हैं कि प्रॉपर्टीज का जो मनी ट्रेल है वो मशकूक है। हमने आज फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से तफसीलात मांगी है इमरान खान साहब की हमशीरा के मुतालिक उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिक्लेयर हुई हैं उन प्रॉपर्टी की तफसीलात मांगी है। उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है
वो महज ये है कि वो टैक्स अदा करें और जुर्माना अदा करें। मनी ट्रेल का अभी तक उनसे नहीं पूछा गया। जहांगीर तरीन के जो बेनामी अकाउंट्स डिटेल्स हैं वो हमको दी जाएं। हम चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हो, अक्रॉस द बोर्ड हो, सबकी हो, पॉलिटिकल विच हंटिंग न हो। एक शख्स के लिए, एक सियासी जमात के लिए अकाउंटेबिलिटी का एक कानून हो, और जब आपके लोग मुलव्वस हों तो उनके लिए अकाउंटेबिलिटी का दूसरा कानून हो। जी 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 जमाल सिद्दीकी साहब, मेरी बात अभी आप ही की सारी बातें हो रही हैं, जरा मैं जवाब ले लूं उनसे। जी देखें, जहाँ तक बात अकाउंटेबिलिटी की कर रहे हैं फरहतुल्लाह बाबर साहब, बेसिकली वो उनकी एक फ्रस्ट्रेशन है। वो हमारे जो गवर्नमेंट के साथ इनको तकलीफ है कि जो इनकी ख्वाहिश थी कि इस मुल्क में शायद पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ ने हुकूमत करनी है। एक तो वो तकलीफ है कि पीटीआई को अवाम ने मुंतखब किया और इनको मुंतखब नहीं किया, और बहुत दूर है फासले में ना, दोनों मिल जाए तब भी बहुत दूर है। ये जो आज उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि जब बता दे जो फरहतुल्लाह, मैं आपसे यही कह रहा हूँ, अगर उनकी ख्वाहिश है मनी ट्रेल दी जाए तो मनी ट्रेल बनेगी। हालांकि आज से कई साल पहले मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। जो उन्हें अलीमा खान की तकलीफ है, तो मैं बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक आम पाकिस्तानी को फाइन दिया जा सकता है कि आपने इतला नहीं की, लेकिन जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, हुकूमती ओहदों पर बैठता है, वो फाइन का नहीं, वो सजा का मुर्तकिब होता है। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? बेसिकली ये इनकी फ्रस्ट्रेशन। देखें, पहले उन्होंने अभी 3 महीने हुए हुकूमत को आए हुए, 3-4था महीना चल रहा है, यानी बात वो कर रहे हैं जिन्होंने 3 अदवार गुजारे हैं, और वो परफॉर्मेंस की हमसे ख्वाहिश 3 महीने में कर रहे हैं कि ये करना चाहिए था, ये नाकाम हो गए और हमें मौका दिया। पैसों की बात हो रही है, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जो ये पैसों की बात हो रही है, ये क्योंकि अभी खजाने को भी एक बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है, और कई बार जो है वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि भाई जो पैसा हमारा बाहर पड़ा हुआ है, हम तो उसमें से कुछ परसेंट जो है वो के लिए हम मुख्तलिफ मुल्कों में जाना पड़ रहा है। तो ये कुछ पैसा आएगा भी या खाली सिर्फ केसेस चलते रहेंगे? और जो है जो एविडेंस जो है मजबूत होने चाहिए, वरना ये जो फैसल वाला का वो भी हीरो बन के बाहर निकलेंगे। अपोजिशन को नया मौका दे रहे हैं जिंदा होने के लिए। इदारों को जो गिदड़ धमकियां दी जा रही हैं, वो सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि हम अपोजिशन मिलकर इस मुल्क में अनार्की फैलाएंगे, वरना आप हमें रिलीफ दें। ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि 2008 में नवाज शरीफ कंफर्टेबल था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो मुझे एक अपोजिशन फ्रेंडली अपोजिशन मिली है। 2013 में पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल थी कि हमें नहीं पकड़ गई है, बट बदकिस्मती यह है कि इस दफा 2018 में पीटीआई की हुकूमत है, और दोनों को यही फिक्र लगी हुई है कि हम जो मैच खेलते आ रहे 20 करोड़ आवाम को बेवकूफ बनाने का, वो मैच ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। आपके पास आ गए, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। आप अलीम खान का नाम लेते हैं, कुछ अलीम खान के आप जो है कुछ विकेट कीपर इधर भी आ गए। मैं कहता हूं अलीम खान का नाम लेते हैं, आप बिल्कुल करें। आप जहांगीर तरीन का नाम लेते हैं, बिल्कुल करें। आप जितने लोगों के नाम लेते हैं वो बिल्कुल नहीं मुंह छुपाएंगे, वो बिल्कुल धमकियां नहीं देंगे जान छुड़ाने के लिए और बचने के लिए। ये अपने आप को बचाने के लिए एक खौफजदा इंसान की धमकी है, वो अपनी फेवरेट नहीं खेल रहा है। मुझे आखिरी आगे की बात करते हैं ना, पीछे की छोड़े। अभी सरदार साहब मुझे ये बताएं कि अभी जो कराची में जो इजलास उन्होंने बुला लिया, पूरे पाकिस्तान भर के लीडर्स जो हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि भाई यहाँ आ जाओ जरा, अब जो है खतरे की घंटी जो बिल्कुल आखिरी वक्त में करीब आ गई है। जरदारी साहब जो हैं अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या लाएमल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? देखिए, उसमें तो पार्टी डिसाइड करेगी, ज़ाहिर चेयरमैन सब डिसाइड करेंगे कि पार्टी का लाएमल क्या होता है। मैं एक चीज़ में इजाफा कर दूं कि हाकिम अली जरदारी साहब तो उस वक्त भी MNA थे और जागीरदार थे। उनकी बेटी अगर 1.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन करती है, उस पर GIT बन जाती है, तो अलीमा खान के वालिद इकरामुल्लाह खान न्याजी साहब तो हजारों के हिसाब से, मेरे ख्याल में चंद हजार के मुलाजिम थे, उनके पास 60 अरब रुपए की जायदाद कहां से आ गई? पाकिस्तान के लोगों का सवाल तो बनता है ना। फिर ये फिर अगर पाकिस्तान के लोग सवाल करते हैं तो ये कहते हैं कि जी रिलीफ मांगते हैं। अबाउजाद की मियां चुनो में बड़ी जमीन है, कोई नहीं है, आज भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। आप सवाल ये हो रहा है कि जो बेंगलुरु सिनेमा पे टिकट बेचता था, आज वो खरबों प्रॉपर्टी का मालिक है, का मालिक है, अरबों रुपए के बेनाम अकाउंट का मालिक है, एक टिकट बेचने वाला इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक है, मुल्क का सदर है चुका है, उसे जवाब देना पड़ेगा। मुल्क के खजाने का जिम्मेदार था, उसे जवाब देना पड़ेगा। नहीं बच सकता है बगैर जवाब दिए हुए, ये नहीं बच सकता। इदारों को धमकियां देने, धमकियां देने, उनको अगर ट्राई नहीं कर सकते। बचने जमाल सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार नज़ाकत अली साहब, बात बचने की या ना बचने की नहीं है, बात
बात यह है कि इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए, और वो हम उम्मीद करते हैं कि सिलेक्टिव जस्टिस की बात नहीं होगी बल्कि इंसाफ के तकाजे सबके पूरे होंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सरदार नज़ाकत अली साहब आपका, जमाल सिद्दीकी साहब आपका, कि आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, हम एक और इशू की जानिब बढ़ेंगे ब्रेक के बाद, और वो बड़ा मसला है इस वक्त विंटर सीज़न में मोटरवेज़ पे धुंध का, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हादसात जो है वो हो रहे हैं। हमारे मुल्क का एक एक शख्स जो है बड़ा कीमती है, और दहशतगर्दी के में भी इतने लोग जो हैं वो नहीं जा भाग हुए हैं जितने के ट्रैफिक हादसात में हुए हैं। तो ब्रेक के बाद DIG मोटरवे पुलिस मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ होंगे। तो ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। सवाल है इस वक्त बहुत अहम के इस विंटर के सीज़न में हम देखते हैं कि मोटरवे पर बहुत ज़्यादा हादसात होते हैं। वैसे तो हादसात पूरे साल ही होते रहते हैं, और इतने लोग पाकिस्तान में, जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम जंग की बात करते हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा हलाकतें जो हैं वो सड़कों पे हुई हैं पाकिस्तान भर की, और उसमें शहरों, गांव, देहात, हर जगह, और मोटरवे पर भी जो है। और मोटरवे पर इस धुंध की वजह से कैसे सफ़र किया जाए, ये भी आवाम को गाइड करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब मोहम्मद सलीम साहब। आप DIG मोटरवे पुलिस हैं साउथ जोन सिंध के। आपको वेलकम कहते हैं जनाब। थैंक यू सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? आजकल तो बहुत मसरूफ़ होंगे आप। जी जी, हमेशा ही मसरूफ, पुलिस अफसर तो हमेशा ही मसरूफ। अच्छा, ये फरमाएं कि ये जो धुंध की वजह से बहुत ज़्यादा हादसात होते हैं, और करीब तरीन जो गाड़ी होती है आगे की जानिब वो भी नज़र नहीं आ रही होती, और बाज़ औक़ात तो इस हद तक धुंध हो जाती है कि मोटरवे बंद कर दी जाती है। लेकिन जब मोटरवे चल रही है तो आप कैसे गाइडलाइन फराहम करते हैं कि लोग किस तरह ड्राइविंग करें? देखिए, पहले तो ये धुंध का आपको पता ख़तरनाक है। धुंध में सफ़र जब करते हैं तो एक्सीडेंट का मैक्सिमम चांस बन जाता है। तो अव्वल तो लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र जब धुंध हो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो उसमें फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें, और जो भी सफ़र है दिन के टाइम करें। रात के टाइम और धुंध के सफ़र करना तो इंतहाई ख़तरनाक है। तो दूसरा ये कि चूँकि हमारी अपने गूगल के ऊपर ट्रैवल एडवाइजरी होती है, वहाँ पे हमारी वेबसाइट पे, मोटरवे की वेबसाइट पे जाएं गूगल में, वहाँ पे ट्रैवल एडवाइजरी को पढ़ें, तो वहाँ पे ये सारा दर्ज होता है। उसके ऊपर आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं कि कहाँ पे धुंध पड़ गई है, या कहाँ पड़ेगी धुंध, या कौन सा एरिया बंद है, या कौन सा मोटरवे क्लोज़ कर दी गई है। तो इसमें सारी एहतियाती फरमाए ना कि अगर जैसे कराची से जाना है सखर, या सखर से जाना है लाहौर, यानी या लाहौर से जाना है पेशावर, कहीं भी जाना है आपने, और उस वक्त फ़र्ज़ करें कहीं मीडिया में खबर नहीं आ रही कि क्या सूरत होगी मोटरवे की, और तो कैसे हम मालूम करेंगे कि जनाब क्या पोजीशन है? आप देखो गूगल में ट्रैवल एडवाइजरी मोटरवे पुलिस की देखें, उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि धुंध किस एरिया में पड़ गई है, वहाँ रोड की कंडीशन क्या है। इवन अगर रोड कहीं ब्लॉकेड है किसी और वजह से, वो भी ट्रैवल एडवाइजरी पे आ जाएगा। अगर कहीं बारिश हुई है तो उसका भी आ जाएगा। मगर रोड की टोटल कंडीशन जो है वो आप इस पे एक क्लिक के ऊपर अपने मोबाइल। अच्छा, आपकी ज़्यादातर सर्विस पंजाब में रही है, अब आप सिंध में सर्विस दे, तो क्या फ़र्क क्या है? मतलब पंजाब में, सिंध में, वो जो हम कहते हैं पुलिस का डिफरेंस है, तो मोटरवे पुलिस का भी कोई डिफरेंस है या हर जगह एक जैसी ही है पूरे पाकिस्तान में? डिपार्टमेंट है हेडेड बाई इंस्पेक्टर जनरल ऑफ मोटरवे पुलिस। तो इसमें एक ही फोर्स है सारे पाकिस्तान में, कोयटा में भी है, इसमें 3-4 जोन हैं। तो इस पर कोई फ़र्क नहीं है, और एक ही ड्यूटी है, एक ही SOP है, एक ही हमारा काम है, और इस पर कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, ये मोटरवे पर भी ट्रैफिक जाम होने लग गया है। हम देखते हैं इस वक्त गन्ने का सीज़न है, तो उनकी जो ट्रॉलीज़ हैं वो रोड के एक जानिब होती हैं, या फैक्ट्री में अगर दाखिल हो रही हैं तो पहले उन्होंने रोकी हुई हैं, या वहाँ से निकलते वक्त जो है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इस पर आपने क्या कुछ किया है? देखिए, ये आपको पता है हमारा ये कोरोना किस्म का प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, जहाँ भी शुगर मिल्स आमतौर पर रोड के ऊपर हैं। तो जब गन्ना आता है तो गन्ना सारा मिल की कैपेसिटी नहीं होती उसको क्रश करने की, बहुत सारा गन्ना वेटिंग में बाहर पार्क हो जाता है। वो रोड के साइड पे पार्क होता है, जिससे रोड कंजेस्टेड हो जाती है और ब्लॉकेड होती है। इसके लिए हमने इस दफ़ा हमारे IG इंस्पेक्टर जनरल पुलिस AD ख्वाजा साहब की ख़ुसूसी हिदायत के ऊपर उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में गन्ने की वजह से रोड ब्लॉकेड नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हमने सारे शुगर मिलों के साथ मीटिंग की है, और उन्होंने हमारी बात भी मानी है। इस वक्त हमारी 8 शुगर मिलें हैं इस नेशनल हाईवे की, जो हमारी सिंध के अंदर है, जिसकी लेंथ 600 किलोमीटर है। तो 8 की 8 शुगर मिलों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। उन्हें तमाम जो ट्रॉलीज़ हैं गन्ने की लोडेड हैं, उनकी पार्किंग प्लेस बनाई है, और उनको पार्किंग प्लेस पे खड़ा किया गया है, बजाय जो पिछले सालों में रोड के ऊपर पार्क करते थे, वो इस दफ़ा नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये फरमाएं कि आप जो हैं वो चालान जो करते हैं
या लोगों को जो रोकते हैं, किसी ने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई, किसी की लाइट नहीं जल रही, कोई जो है वो स्पीड का भी एक डिफरेंस होता है कि स्पीड कितनी गाड़ी चलाएं, तो क्या इसके आदाद शुमार हैं, कितना चालान होते हैं, या ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को पता चले कि जनाब कोई देख रहा है उन्हें? नहीं जी, इसमें तो ये देखें कि हमारे 600 किलोमीटर के एरिया में हमारी 48 टीमें वहाँ पे रोड के ऊपर हर वक्त होती हैं, शिफ्टों में अराउंड द क्लॉक। और जितनी भी वायलेशन ट्रैफिक की हो रही है, चाहे लेन की वायलेशन है, चाहे ओवर स्पीड है, या फिर उसमें गाड़ियाँ, इसके अलावा किसी ने हिफाजती बेल्ट नहीं पहना हुआ या कोई हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करता, जिस किस्म की कोई वायलेशन कर रहा है, ये बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला रहा है। अच्छा, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अगर मोटरवे पे जा रहे हैं और अक्सर जो है वो सुनसान जगहें होती हैं जहाँ पे इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं होती, किसी की गाड़ी ख़राब हो जाए, कोई मुश्किल में आ जाए, तो और उसे मदद चाहिए हो क्योंकि आपको फ़र्ज़ मदद भी करना है लोगों की, तो क्या करें वो मसला, कैसे मदद करते हैं? पहले नंबर तो 130 हमारी हेल्पलाइन है मोटरवे पुलिस की, वो 130 कॉल करेगा तो मोटरवे पुलिस विद इन 2-3-4 मिनट्स वहाँ। ये लोग जहन में रखें, लोगों को नहीं पता होता, लोग खड़े होते हैं हाईवे पे, किसी की गाड़ी खराब हो गई, किसी का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो आप ये सिर्फ ये इसलिए नहीं है मोटरवे पुलिस कि आपको जो है वो पाबंद करे या चालान काटे या रोके, ये आपकी मदद के लिए भी है। तो 130 को आप डायल करेंगे, मोटरवे पुलिस मिनिमम वक्त में वहाँ पहुँच जाएगी। और इसके अलावा अभी हमारे आईजी साहब ने खुसूसी तौर पे एक नई ऐप इसमें इंट्रोड्यूस करवाई है जिसका नाम हम सफ़र है। उसमें वो ऐप अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं अपने मोबाइल पे, तो उससे अगर कॉल करेंगे आप, नियरेस्ट जो भी नियरेस्ट गाड़ी होगी वो फौरी तौर पे वहाँ पहुँच जाएगी। ये हार्डली 2 या 3 मिनट में 4 मिनट में गाड़ी पहुँच जाती है हेल्प के लिए। और हम ये यकीनन हमारा जो कोर वैल्यूज़ हैं उसमें हेल्प करना ज़्यादा शामिल है। हम यही नहीं कि हर वक्त चालान करना है और लोगों को जुर्माने करने, ऐसा कोई ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी नहीं। हमारी प्रायोरिटी लोगों को एजुकेट करना और हेल्प। ये जो हादसा होते हैं और बहुत खौफनाक हादसा होते हैं, हमने देखा है, अगर अभी तो हमने आपको जहमत इसलिए दी क्योंकि धुंध का मसला है और सर्दियों का सीज़न है, लेकिन हम ओवरऑल अगर पूरे साल ही देखें तो पूरी बसें जल गई और मतलब बहुत खौफनाक हादसे हुए। अब तो खैर काफ़ी जगहों पे डबल ट्रैक बन गए या सिंगल ट्रैक बने हुए, वहाँ पर भी हादसा हुए। तो क्या एडवाइस करेंगे, कैसे लोग हादसा से बच सकते हैं, हादसा कम हो सकते हैं? देखिए जी, हादसा जो है ना बेसिकली होने की 3 वजूहत होती हैं। एक तो लोगों की एजुकेशन नहीं हो, बात होती, उन्हें पता नहीं है साइन बोर्ड है, आगे पोल है, शार्प कर्व है, इसके अवेयरनेस नहीं होती और ट्रैफिक कवानीन को नहीं जानते। और दूसरा इन्फोर्समेंट है, वो बात का तो उसमें अगर वो कमी हो तो फिर भी हादसा हो जाते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वहाँ नहीं है और वो वहाँ पे इन्फोर्स नहीं कर रही, उनको रोक नहीं रही या उनको कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं करी। और तीसरा है रोड इंजीनियरिंग, क्योंकि इसका भी बड़ा रोल है कि रोड की कंडीशन कैसी है। अगर रोड में शार्प कट है, रोड में उतराई है, चढ़ाई है, या रोड स्लिपरी है, या रोड की कंडीशन अदरवाइज टूटी हुई रोड है, और इसमें से बहुत रोड इंजीनियरिंग की वजह से भी और रोड बहुत ज्यादा हादसा हुए हैं, हमारे बेहतर नहीं है। हमने खुद देखा कि अगर एकदम से टर्न आ गया, स्पीड में कोई आ रहा है, कैसे टर्न करेगा, और खासतौर पर इस सीजन में, धुंध के सीजन में तो बहुत मुश्किल हो जाता है। रोड का इंजीनियरिंग जो वो भी डिपेंड उस पर हादसा करते हैं, तो रोड इंजीनियरिंग भी हमें बेहतर करने की जरूरत है, इन्फोर्समेंट भी करने की जरूरत है, और लोगों को एजुकेट होने की भी जरूरत है। लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रैफिक के कवानीन क्या और कौन कौन से हमने वायलेशन नहीं करनी, क्योंकि अगर वो वायलेशन करेंगे तो ना सिर्फ वो अपनी जान को खतरे में डालते हैं बल्कि और स्पीड का भी ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर लोग स्पीड से आगे बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली, ये भी वायलेशन है जी, स्पीड का ज्यादा इस्तेमाल और वो आपके लिए खतरा है। जो ये जितने भी साइंस होते हैं मदद के लिए जो है मोटरवे पुलिस लगाती है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और हमने भी एज अ सोशल सर्विस और ये इंसानी जानों को बचाया जा सके मोटरवे पे खासतौर पे, क्योंकि धुंध का सीजन है, इसलिए अपने इस लास्ट सेगमेंट में डीआईजी मोटरवे पुलिस को मोहम्मद सलीम साहब को बुलाया, और आपने भी जो है ये बहुत अच्छा मैसेज दिया है। और आप जो है एहतियात कीजिए जब भी मोटरवे पुलिस पे आए। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सवाल है पाकिस्तान का।